फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स या यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। कि मेरे बिजनेस में अगर मुझे प्रोक्योर करना है, प्रोक्योर मतलब के ले करके आना है पैसा, और फिर जो पैसा मैं लेकर के आया हूँ या जो मैंने पैसा कमाया है मैं उसको यूटिलाइज कैसे करूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है कि अगर हम हमारे घर में भी देखते हैं कि मम्मी जो है वो पूरे महीने का बजट बनाती हैं। अब पूरे महीने में अगर ऐसा होता है ना कि लास्ट में मंथ एंड में अगर पैसों की कुछ कमी आ जाती है तो वो बोलते हैं कि नहीं हम अभी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं खरीद सकते, या फिर हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट जहाँ कर रहे हैं एफडीज वगैरह में कर रहे हैं वो बढ़ा दे घटा दें, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट, अब मान लो गोल्ड का भाव कम है तो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअल में प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो रहा है जिससे हमें ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिले। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जांपल था। ऐसे ही बिजनेस में भी होता है। बिजनेस में हम क्या करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, और प्रोक्योर करने के बाद हम फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें ऑप्टिमम रिटर्न मिल सके। जहां से हमको ज्यादा रिटर्न मिलेगा वो चीज़ हम करेंगे। बिजनेस में भी ऐसे होता है कि यार इस फंड को हम बिजनेस में लगाएं या फर्दर इन्वेस्ट कर दें। हो सकता है बिजनेस में मैं जब पैसा लगाऊंगा तो मुझे रिटर्न है 10% आ रही है, लेकिन हो सकता है ना कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जहां मुझे 12% रिटर्न आ रही है। तो मैं ये देखूंगा कि इस पैसे को मुझे बिजनेस में यूज करना है या बाहर मुझे इन्वेस्ट करना है। मतलब ये ब्रॉडली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन लॉजिक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं बस आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सुनते जाओ, भले आपको लग रहा है कि आपको आता है फिर भी आप सुनते जाओ, क्योंकि ये एफएम का बेसिक्स है। अगर आपको इतना भी आ गया तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने की हालत में हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स हम करते हैं क्योंकि किसी ने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है तो ऑब्वियस सी बात है ना, हम उसको बेहतर रिटर्न देंगे तो ही तो हमारी कंपनी में वो इन्वेस्टेड रहेगा। अगर मान लो हम उसको 15% रिटर्न दे रहे हैं और बाहर से उसको 17-18% रिटर्न मिल रही है, तो वो ऑब्वियस सी बात है हमारे साथ क्यों बिजनेस करना चाहेगा, या हमारी कंपनी में हमारे बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा। सिमिलरली शेयर होल्डर्स हैं या फिर क्रेडिटर्स है, मान लो अब क्रेडिटर्स को अगर हम मान लो कि उतना हम पे बैक पीरियड नहीं दे रहे हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा टर्म्स में उसके साथ बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना वो हमें छोड़ करके वो किसी और के पास चला जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा ऑप्टिमम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। और हमें ये भी देखना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ रही है। जैसे अब अभी तक मैंने आपको क्या बताया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक प्रिंसिपल बताया। वो क्या बोला मैंने, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स। सिंपल सी बात है। ठीक है, कि हम कितना ऑप्टिमम रिटर्न कमा सकते हैं और कितना ऑप्टिमम मैनर में हम हमारे फंड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हो गया एफएम का मेन पर्पस। अब इसमें हमारे पास एक चीज आती है जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका क्या मतलब होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, देखो मैंने एक बिजनेस शुरू किया, सो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे बिजनेस में मैं सिर्फ खुद का पैसा ही थोड़ी लगाता हूँ। हाँ, अगर मैंने एक छोटी मोटी दुकान खोल ली है तो मैं अपना बिजनेस अपने पैसों से कर लूंगा। लेकिन है ना, हो सकता है ना कि मेरे बिजनेस में मुझे करोड़ों रुपए की जरूरत है, तो करोड़ों रुपए मेरे पास तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, ढूंढूंगा ना कि कोई मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके, या फिर मैं कुछ पैसे उधार लेकर के आ जाऊंगा। कुछ पैसों से मैं ये बोलूंगा कि आप मेरे यहाँ इन्वेस्ट कर दो। एक तो मैंने लोन ले लिया, कुछ लोगों को मैंने बोला कि आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, या फिर कुछ लोगों को मैंने अपने शेयर बेच दिए, मालिक बना दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, मालिक होते हैं। तो मैंने क्या किया, उनको इक्विटी दे दी। जैसे अपन शार्क शार्क टैंक में नहीं देखते हैं, तो क्या बोलते हैं कि 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में 1% इक्विटी। उसका मतलब क्या होता है कि मैं आपको इक्विटी, इक्विटी मतलब ओनरशिप, 1% तक की ओनरशिप आपको दे रहा हूँ। तो ऐसे करके हम पैसे ला सकते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि हमारा जो ये कैपिटल है इसका स्ट्रक्चर, मतलब कितना डेट से पैसा आएगा, कितना इक्विटी से पैसा आएगा। डेट का मतलब क्या होता है, उधार पैसा। डेट डेट का मतलब क्या होता है, जैसे डिबेंचर्स वगैरह, ये क्या कर रहे हैं हम जनता से उधार ही तो ले रहे हैं ना। डिबेंचर का मतलब क्या होता है कि हमने इशू कर दिया, हमने क्या बोला कि यार आज मैं आपको 100 रुपए का एक डिबेंचर दे रहा हूँ और रिडम्पशन के टाइम पे वो 100 रुपए का डिबेंचर मैं 120 रुपए में रिडीम कर दूंगा। तो मतलब क्या है, वो 20 रुपए ब्याज के ही तो है कि मैंने अभी आपसे उधार पैसा लिया और मैं ब्याज के साथ आपको वापस दे दूंगा। तो डेट का मतलब क्या होता है, उधार पैसा लेना। एक होता है इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या होता है कि मैंने ओनरशिप ही दे दी, शेयर बेच दिए, मतलब मैं अपनी ओनरशिप दे रहा हूँ। जैसे शार्क टैंक में क्या है कि 2% इक्विटी, 1% इक्विटी, मतलब उसका मतलब क्या है, वो 1% जितना मालिक आपको बनाना चाहता है और बदले में आपको वो पैसा देना चाहता है, आपसे पैसा लेना चाहते हैं। और क्या हो सकता है, मैंने कहीं से लोन लिया, तो हो सकता है मैंने बैंक से फाइनेंस कराया हो। इस तरीके से हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है, डेट इक्विटी प्रेफरेंस। वैसे रियल लाइफ में प्रेफरेंस होता नहीं है,
क्वेश्चंस में देखने को मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस इस चीज इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि वो बीच का बंदर रह जाता है। देखो प्रेफरेंस में क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर ना इक्विटी शेयर होल्डर साइड का भी नहीं है और डेट भी नहीं है भाई, उसको हमको मतलब आप शेयर्स भी दे रहे हो, और दूसरी बात है आप उससे उसको आपको रिडीम भी करना है। अब इक्विटी में तो क्या है कि पैसा होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, क्योंकि आप तो मालिक हो। कल को अगर कंपनी डूब गई तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस के साथ ऐसा नहीं है। तो जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में प्रेफरेंस नहीं होता है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक बेसिक क्लियर हो रहा है। इसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद एक चीज आती है, वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब ऑब्वियसली बात है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम से ही क्लियर है कि मेरी कंपनी में मैं जो कैपिटल लगा रहा हूं उसकी कॉस्ट मुझे कितनी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पैसा उधार लिया, तो जब मैंने पैसा उधार लिया तो मेरे पास से क्या जाएगा, उस उधार पैसे के बदले में ब्याज जाएगा ना। तो ये जो ब्याज मैं पे कर रहा हूँ इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलेंगे, कि कैपिटल लगाने के लिए, कैपिटल दूसरों से लेने के लिए मेरी ये कॉस्ट लगी। सिमिलरली इक्विटी शेयर होल्डर में मेरी क्या कॉस्ट लगेगी, सोचो, मैं उनको डिविडेंड दूंगा। ऑब्वियसली बात यही तो है कि मुझे इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ रहा है, क्योंकि हमने हमारी जो कंपनी में कमाया, जितने लोगों ने पैसा लगाया हुआ है उनको हमको डिविडेंड देना पड़ रहा है, वो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। मैंने बैंक से पैसा उधार लिया तो मुझे बैंक को ब्याज देना पड़ रहा है, वो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। बेसिक क्लियर हुआ कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या लॉजिक है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल की कॉस्ट, कैपिटल मैंने अपने बिजनेस में पैसा मंगाया या फिर मैंने इन्वेस्ट करवाया अपनी कंपनी में, तो उसके बदले में मैं उनको क्या देने वाला हूँ। ठीक है, जैसे डिबेंचर में क्या है, मैं रिडीम करने वाला हूँ तो उनको मुझे रिडम्पशन में ज्यादा प्रीमियम अमाउंट देना है, तो वो जो डिफरेंस है जो मैं ज्यादा दे रहा हूँ वो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ये हो गया। इसी के बेस पे अपन आगे बढ़े। से यहाँ पे क्या प्रोक्योरमेंट यूटिलाइजेशन, यहाँ पे क्या लिखा है कि हम प्रोक्योर करेंगे कॉस्ट को लॉन्ग टर्म के लिए। ऑब्वियसली बात है ये सब चीज हम लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं। अगर मैं 1 आध महीने के लिए लोन ले रहा हूँ तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये अपन लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल में क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, सर ने लिखवाया है, जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। ठीक है, आउटसाइड के लिए क्या होता है, अदर अदर देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होगा, मतलब एक तो हो गए हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वो हमारे एक हिसाब से इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस दोनों को ही हम क्या बोलते हैं कि हमारे मालिक टाइप है। लेकिन डिबेंचर वगैरह तो बाहर के हैं, तो हम मतलब घर वालों से भी पैसा ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं, बाहर वालों से भी पैसा ले सकते हैं। बाहर वालों से कैसा लेंगे, डिबेंचर या बैंक से लोन ले लिया, और अंदर वाले कौन, जो इक्विटी शेयर होल्डर है, इनसे हमने क्या किया, शेयर सब्सक्राइब करवा दिए, ये सब। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड किसको बोलेंगे, एक एक करके हम शुरू हो रहे हैं। हमने क्या बोला, अभी तक ने बेसिक बेसिक पढ़ा, अब अपन डिटेल में आते हैं। शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर्स का फंड मतलब जिसने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है उनका फंड। तो उनका फंड क्या होगा, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो मैंने उनसे फेस वैल्यू का अमाउंट लिया है वो, प्लस जो रिजर्व में पैसा पड़ा है वो भी तो मालिक लोगों का ही है। अब थोड़ी फील में चलना है एफएम की मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया, एफएम का बेसिक। एफएम का बेसिक क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। फिर मैंने बोला कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कि हमारे कैपिटल के स्ट्रक्चर में मतलब हमारे बिजनेस में हमने जो जो पैसा लगाया है वो कहाँ कहाँ से आया है, मतलब कितना परसेंट इक्विटी है, कितना परसेंट डेट है, कितना परसेंट लोन लिया हुआ है, ये हो गया कैपिटल का स्ट्रक्चर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल मेरे पास जो बिजनेस में पैसा लोगों ने लगाया है उसके बदले में मुझे क्या देना पड़ रहा है, वो मेरी कॉस्ट है। ये हो गया। अब मैं आता हूँ शेयर होल्डर के फंड में। शेयर होल्डर का फंड क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड नाम से ही क्लियर है, जो शेयर होल्डर का है। शेयर होल्डर का क्या होगा, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो भी शेयर होल्डर की है ना। और दूसरा जो रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है वो भी तो मालिक लोगों का ही है ना, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, हमने क्या पढ़ रखा है कंपनी लॉ में कि शेयर होल्डर ही मालिक होते हैं कंपनी के, डायरेक्टर्स वगैरह तो एम्प्लॉय होते हैं ना। तो शेयर होल्डर के फंड में क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ये हमेशा याद रखना, जब भी शेयर होल्डर फंड की बात आएगी ना तो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस होगा। अब एक और बात ध्यान से समझना, इसी को हम कंपनी की नेटवर्थ भी बोलते हैं। जो अपन बार बार समझते हैं ना नेटवर्थ में, हम काफी कंफ्यूज होते हैं। तो नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, नेटवर्थ का मतलब ये होता है कि सब कुछ बेच बाच के एंड में मालिक का क्या बचा, उसी को तो नेटवर्थ बोलेंगे। जैसे आपने कभी सुना होगा ना कि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ क्या है, तो नेटवर्थ का मतलब क्या होता है कि उसके पास जो लाइबिलिटीज है, मतलब उसके सर पे जो लोन्स चल रहे हैं उसको माइनस कर दो। ठीक है, मतलब असेट्स में से सारे लोन्स वगैरह माइनस कर दो, तो एंड में जो उसके पास नेट चीजें बचेगी वो उसकी नेटवर्थ है। सिमिलरली अगर आप बैलेंस शीट को इमेजिन करो, अभी मैं बना नहीं सकता, मेरे पास लिखने का वो नहीं है, लेकिन आप सिंपल बैलेंस शीट को अगर इमेजिन करो तो वो क्या है, देखो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड क्या आता है, इक्विटी शेयर होल्डर और अपना रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस,
और क्या आती है, आउटसाइड लाइबिलिटीज वगैरह ये सब आती है। और इधर साइड एसेट्स आते हैं, फिक्स एसेट, करंट एसेट्स। आप खुद समझो, अगर मैंने टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया तो बचा क्या, शेयर होल्डर रिजर्व सरप्लस ही तो बचा। तो अगर मैं दो तरीके से नेटवर्थ की बात कर सकता हूँ, समझना, अगर इमेजिन कर सको, मैं कल लिख करके लाऊंगा और अच्छे समझा दूंगा, अभी आप सिंपल इमेजिन करो। असेट्स में से अगर मैंने आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस कर दी तो बचा क्या, शेयर होल्डर फंड और अपना, मतलब शेयर होल्डर फंड ही तो पता है, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, उसी को तो नेटवर्थ बोलते हैं। या तो मैं ये बोल दूं टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, वो भी नेटवर्थ है। या मैं सिंपल बोल दूं शेयर होल्डर फंड, वो भी तो नेटवर्थ है। आया, क्लियर हुआ क्या बोला मैंने? ये कई बार आपके क्वेश्चंस में आएगा कि भाई नेटवर्थ क्या होती है, तो आप बोलोगे नेटवर्थ दो तरीके से होती है, हमेशा ऐसे ही जवाब देना, दो तरीके से। टोटल एसेट्स में से अगर मैं आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस कर दूं, आउटसाइड लाइबिलिटीज मतलब क्या, मेरे जो क्रेडिटर्स है, जो मेरे ट्रेड पेबल्स है, जो मेरे बिल्स पेबल अगर मुझे है, या फिर मैंने कहीं से बाहर से लोन ले रखा है, लोन से एडवांस, लोन से मतलब मैंने जो लोन वगैरह ले रखे हैं वो सब क्या है, मेरी लाइबिलिटी, अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचा, जो मेरी खुद की वर्थ है, मेरी खुद की वर्थ क्या है, शेयर कैपिटल, और जो हमारे पास रिजर्व का पैसा बचा हुआ है वही तो है हमारी नेटवर्थ। तो दोनों तरफ से अपन इसको बोल सकते हैं। तो एग्जाम में कभी शेयर होल्डर फंड रिजर्व सरप्लस देगा, लाइबिलिटी एसेट की बात नहीं करेगा, तो समझ जाना नेटवर्थ ऐसे निकलेगी। अगर अगर इक्विटी शेयर कैपिटल कुछ मिसिंग है तो आप समझ जाना कि मुझे नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करनी है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। आया समझ में? ठीक है, तो ये अपन बेसिक बेसिक चल रहे हैं, है ना, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखो इसमें क्या हो सकता है, देखो, और अगर हम देखें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी अगर अपन देखें ना, तो वो डेट जैसा ही तो है, मालिक तो नहीं है ना। अब कल को मान लो कंपनी बंद हो गई तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर थोड़ी ये बोलेगा कि मेरे पैसे मत दो, जाने दो, वो तो मांगेगा। तो हम उसको भी डेट जैसा ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है ना, कोई अकाउंटिंग नहीं हो रही है, समझना। कभी भी ध्यान रखना, एफएम और अकाउंट्स दोनों अलग अलग बातें करेंगे, बहुत जगह कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, और मैं अभी धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि 4-5 दिन लगा के भी चैप्टर्स कराऊं, लेकिन वो चैप्टर ऐसे कराऊं कि आपको फिर आगे देखना ना पड़े। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये स्लो जा रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे स्लो जाना पड़ेगा, क्योंकि एफएम का बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक आगे नहीं बढ़ सकते अपन, क्योंकि फिर अपन क्वेश्चन में अटकेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रेफरेंस को भी हम कैसा ट्रीट करते हैं, आउटसाइड लाइबिलिटी जैसा ही ट्रीट करते हैं एफएम में। हो सकता है अकाउंट्स कुछ अलग बात करता हूँ, क्योंकि अकाउंट्स में हम क्या कर रहे हैं, हम अकाउंट्स में क्या कर रहे हैं कि हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, उसमें लॉ अप्लाई कर रहे हैं, जैसा एएस बोलता है हमको वैसे चलना पड़ता है। लेकिन एफएम तो क्या है, जैसे एफएम में क्या है, डेप्रिसिएशन को खर्चा हम ज्यादातर एड बैक ही करते हैं। क्यों? क्योंकि यार डेप्रिसिएशन एक्चुअल में मेरी जेब से थोड़ी गया, डेप्रिसिएशन मेरी जेब से कैसे गया बताओ। मैंने कंपनी में एक मशीनरी लगा दी, अब वो मशीनरी जो है चल रही है, अब आप क्या बोल रहे हो अकाउंटिंग के हिसाब से कि हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, भाई मेरे पास से पैसा थोड़ी गया, तो हम उसको एड बैक करते हैं ना। तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी हम एफएम की बात करते हैं, जिसको कैश फ्लो है ना, कैश फ्लो हमेशा एफएम के पर्सपेक्टिव से सोचा जाता है कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरे जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, अब मानो आप बहुत सारे प्रोविजन बना रहे हो, भाई वो प्रोविजन का पैसा एक्चुअल में थोड़ी गया, आपने तो माइनस कर दिया प्रॉफिट में से। आ रहा है समझ में? प्रॉफिट में से आपने बहुत सारे प्रोविजन माइनस कर दिए, भाई बेड डेट अगर एक्चुअल में हुई हो तो माइनस करना। अब तो डाउटफुल डेट्स की बात कर रहा है, हो सकता है रिकवर हो जाए, तो एफएम में हम ऐसी चीजों को थोड़ी कंसिडर करेंगे। तो इसीलिए अकाउंट्स और एफएम कई जगह क्या होते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं। एफएम में हम सब्सटेंस, हम आज रोकड़े की बात कर रहे हैं, आज के पैसे की बात कर रहे हैं, और अकाउंटिंग में हम लॉ अप्लाई करके अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, बॉन्ड्स एंड लोन्स, इन सबको हम कैसे ट्रीट करते हैं, बाहर का पैसा। और इक्विटी शेयर होल्डर क्या है, हमारे घर के लोग, मतलब ये घर वाले हैं, और ये क्या है, बाहर वाले। आ गया समझ में? इसके बाद अपन आगे चलते हैं, सोर्सेस ऑफ कैपिटल में क्या क्या आता है। इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, डेट आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस मेरे पास गल्ले में जो पैसा पड़ा हुआ है वो, डेट जो मैंने बाहर से लिया, आप थोड़ा धीरे बोलो, है ना। इसके अलावा इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये सब क्या है, ये सब बाहर का पैसा, और इक्विटी शेयर होल्डर रिजर्व सरप्लस क्या है, मेरे घर वालों का पैसा, सिंपल। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल, वही लिखा हुआ है ना, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ में कैपिटल से मैं पैसा लेकर के आऊंगा, ठीक है, और उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, कुछ बाहर वालों का भी होगा, कुछ अंदर वालों का भी होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ बेंचमार्क फॉर मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि हम बिजनेस जो है कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाला ही बिजनेस में तभी पैसा लगाएगा ना जब उसको मिनिमम उतनी रिटर्न मिलेगी जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहा है। सोचो ध्यान से समझ, ये फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी खोल ली मान लो, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ, तो आप लोग मुझसे क्या बोलोगे, यार भैया हम लगा तो लें आपके बिजनेस में पैसा, लेकिन आप दे रहे हो 12% रिटर्न,
हमको बाहर मिल रहा है 17-18% रिटर्न, हम क्यों लगाएं? हमको जो मिनिमम बाहर रिटर्न मिल रहा है कम से कम उतना तो आप कमा करके दो। अगर आप उतना कमा करके दोगे तो ही तो हम इन्वेस्ट करेंगे। सोचो, सोच के देखो क्या बोल रहा हूँ। आया ना लॉजिकली? कि इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि मिनिमम रिटर्न उतना तो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करे जितना उसको बाहर मिल सकता है। तो इसीलिए लिखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेंचमार्क है फॉर मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। कि मतलब कम से कम आपकी इतनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आएगी ही सही जितना बाहर वाले को कहीं और इन्वेस्ट करने पे मिल रहा है। आया समझ में क्या बोला मैंने? कि मैंने क्या बोला, मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कि लोग मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्ट करके उनको मैं रिटर्न कमा के दूंगा, तो जो मैं उनको दे रहा हूँ, जो मैं उनको दे रहा हूँ वो मेरी कॉस्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे इतना तो देना ही पड़ेगा ना जितना वो बाहर से अदरवाइज कमा लेते। आया समझ में? तो वो मेरे पास क्यों लगाएंगे? भाई कोई रिश्तेदारी करने थोड़ी बैठा है, उसको कहीं और इन्वेस्ट करने को अच्छा ऑप्शन मिलेगा तो वहां चला जाएगा। इसीलिए हमने क्या बोला कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है बेंचमार्क है ऑफ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। पकड़ में आ रही है बातें? ठीक है।